नमस्कार। आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की समस्याएं यह विषय बीए के सेमेस्टर 1 के पाठ्यक्रम में शामिल है। किसी भी भाषा का साहित्य उस देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक शक्ति का प्रतिबिंब होता है तथा किसी भी भाषा के साहित्य का इतिहास लिखने में आरंभ में लेखक के समक्ष कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। ये कठिनाइयाँ जहाँ एक ओर इतिहास लेखक को विचलित करती हैं, वहीं किसी सर्व स्वीकृत अथवा मान्य सिद्धांत के अभाव में सृजन का पथ भी बदलती हैं। जिन साधनों, संसाधनों अथवा स्रोतों के माध्यम से इतिहास लेखन की जो सामग्री प्राप्त होती है, उसकी प्रामाणिकता का परीक्षण और फिर उसके पुनर्नियोजन की समस्या जटिल होती है। भाषाओं के साहित्य इतिहास लेखकों की भांति हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के सामने भी अनेक समस्याएं उपस्थित रही है। यह विचित्र बात है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ फ्रांसीसी विद्वान द्वारा लिखा गया। गार्सा द तौसी और उनके ग्रंथ इस्तेवार द ला लिटरेट्यूर एंडुई ए हिंदुस्तानी। इसके पश्चात सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने अंग्रेजी में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखा। इनके बाद हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक का नाम, जिनमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, आता है। संभव है कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रारंभिक लेखकों के समक्ष समस्याएं नहीं रही हों, जिनको उन्होंने अपने ढंग से सुलझा लिया हो। प्राप्त तथ्यों और सामग्री के आधार पर उन्होंने इतिहास प्रस्तुत किया। उनके समक्ष कोई मानक आदर्श नहीं था, इसलिए कुछ विसंगतियों और विरोधाभासों का आ जाना स्वाभाविक है। इसके साथ ही प्रत्येक इतिहास लेखक की साहित्य के प्रति स्वयं की दृष्टि भी उसके निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही होगी। सामान्य रूप से हिंदी भाषा के इतिहास लेखक को हिंदी भाषा और साहित्य के प्रारंभ की तिथि की समस्या, काल विभाजन की समस्या, कालों के नामकरण की समस्या, साहित्यकारों के चयन की समस्या, हिंदी साहित्य के इतिहास में अन्य भाषाओं के साहित्य के समावेश की समस्या, वैज्ञानिक मूल्यांकन की समस्या, कवि जीवन निर्धारण विषयक समस्या, इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं का सामना करते हुए आज तक जितने भी इतिहास ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब में विद्वानों का मत अलग अलग है। सभी इतिहास ग्रंथों में कुछ कमियां हैं। सभी विद्वान इन ग्रंथों के पुनर्लेखन की आवश्यकता अनुभव करते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास प्रस्तुत करने वालों में अभी तो 3 ही नाम उभर कर आ रहे हैं: ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। एक और सशक्त नाम आना चाहिए जो समस्त प्राप्त सामग्री का सदुपयोग करके हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास को नवीन रंग रूप दे सके, जिसमें प्रवृत्तियों का निरूपण तो हो ही, कविवृत्त भी हो। हिंदी साहित्य का उत्तरोत्तर विकास होने और उस पर विभिन्न दृष्टिकोणों से शोध कार्य संपन्न होने से
अनेक ऐसे बिंदु प्रकाश में आए हैं जिनको दृष्टि में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की समस्या और भी प्रबल रूप से उभरने लगी है और अब वह एक आवश्यकता बन गई है। हिंदी भाषा के इतिहास लेखन और पुनर्लेखन की समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहली है हिंदी भाषा और साहित्य की प्रारंभिक तिथि की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आधारभूत समस्या यही है कि हिंदी भाषा और साहित्य का आरंभ कब से माना जाए और उसके प्रारंभिक स्वरूप का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। इस विषय पर विचार करने से यह समस्या आती है कि हिंदी का पहला कवि किसे माना जाए और उसकी रचना को हिंदी की किस पूर्वज भाषा के अंतर्गत माना जाए जहां से हिंदी के द्वार खुलते हैं। हिंदी के समारंभ के प्रश्न के साथ साथ काल निर्धारण का प्रश्न स्वयं ही उपस्थित हो जाता है, क्योंकि जिस कवि की रचना को हिंदी की हम प्रथम रचना मानेंगे वहीं से हिंदी के आदिकाल का आरंभ मानना होगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं एवं अवहट बोलियां मानी गई हैं, किंतु हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सबको स्थान नहीं मिल सका है। भाषा के स्तर पर हिंदी विभिन्न बोलियों के एक समूह के रूप में सामने आती है, जबकि हिंदी साहित्य के इतिहास में विशेष रूप से 3 ही बोलियां अवधी, ब्रज और खड़ी बोली को स्थान मिल सका है। मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी आदि में रचित साहित्य को अभी तक हिंदी साहित्य में उचित स्थान नहीं मिल सका है। उदाहरण के लिए यदि मैथिली भाषा पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि विद्यापति को छोड़कर इस भाषा के अन्य साहित्यकार आज तक अंधकार में हैं। नवीन इतिहास के पुनर्लेखन के समय इन समस्याओं पर विचार करने की आवश्यकता है। दूसरी समस्या है काल विभाजन एवं नामकरण की समस्या। हिंदी साहित्य के सृजन के आरंभ की समय सीमा निर्धारित होने के बाद हिंदी के काल विभाजन और कालों के नामकरण की समस्या सामने आती है। हिंदी का जो काल वीर गाथा काल कहा गया है उसे आचार्य शुक्ल ने संवत 1050 से 1375 विक्रम तक माना है। अन्य विद्वानों ने इसे 7वीं 8वीं शताब्दी से प्रारंभ माना है और नामकरण भी अपने मतानुसार किया है। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल, बीजवपन काल, चारण काल व वीरगाथा काल आदि कई नाम इसके लिए प्रचलित हैं। इन सभी नामों की पृष्ठभूमि में विद्वानों द्वारा निर्धारित कालावधि में रचे गए ग्रंथों की विषय वस्तु तथा प्रवृत्तियों को आधार बनाया गया है। कालों के नामकरण और उसकी अवधि को निर्धारित करने के लिए हिंदी इतिहासकार के समक्ष कोई मानक आधार नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास भविष्य में जब भी पुनर्लिखित हो, इस समस्या पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस विवाद को सदा के लिए समाप्त किया जाना आवश्यक है। हमें अपने समस्त पूर्वाग्रहों एवं दुराग्रहों को त्याग कर सर्वप्रथम पूरी ईमानदारी से आदिकाल की प्रारंभिक सीमा का निर्धारण करना होगा। इसके प्रामाणिक ग्रंथों की सूची बनानी होगी, प्रमुख प्रवृत्ति का निर्धारण करना होगा और तत्पश्चात इसका नामकरण करना होगा। तीसरी समस्या है
साहित्यकारों के चयन और उनके जीवन वृत्त की समस्या। काल निर्धारण के पश्चात प्रत्येक काल की समय सीमा के अंतर्गत जितने साहित्यकार आते हैं उनके चयन का क्या आधार हो, यह इतिहासकार के समक्ष एक अत्यंत कठिन समस्या है। प्रत्येक युग में साहित्यकारों की संख्या बहुत अधिक होती है। सबको साहित्य के इतिहास में स्थान दिया जाना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में चयन अनिवार्य है, परंतु इस चयन का आधार निर्धारित करना आवश्यक है। कवियों का चयन कर लेने के बाद उनके प्रामाणिक जीवन वृत्त और कृतित्व को संचित और विवेचित करने की समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या के साथ ही साहित्य विवेचना के समीक्षात्मक सिद्धांतों की बात भी स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है कि साहित्यकारों के कृतित्व को मापने का पैमाना क्या हो, इसकी सुनिश्चितता के साथ यथासंभव हमें होना चाहिए। साहित्य का इतिहास साहित्यालोचन नहीं है, उसमें कवियों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण तत्कालीन प्रवृत्तियों के संदर्भ में ही किया जाना उचित होता है। प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों के निर्माण में तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की विशेष भूमिका होती है। अतः इन कारणभूत परिस्थितियों को अनिवार्य रूप से समझना होगा। प्रवृत्ति विवेचन के लिए उस काल के प्रमुख कवियों एवं कृतियों को ही आधार बनाना उचित है। चौथी समस्या है भक्तिकालीन संप्रदायों की समस्या। भक्ति काल के काव्य में मूल रूप में उच्च कोटि की दार्शनिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि संपूर्ण रूप से सामने रही। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है। इस दार्शनिक एवं धार्मिक पृष्ठभूमि का उद्भव जिन संप्रदायों के सहयोग से हुआ, वे आज भी साहित्य के इतिहास में उपेक्षित हैं, चाहे वे राम भक्ति से संबंधित हो या कृष्ण भक्ति से। जैसा कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित बल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, सखी संप्रदाय एवं राधा रानी संप्रदाय है। कृष्ण भक्ति काव्य का श्रेय इन्हीं संप्रदायों को जाता है। इसी भांति निर्गुण काव्य से जुड़े संप्रदायों की भी समस्या है, जिन्होंने निर्गुण काव्य की दार्शनिक एवं सामाजिक पृष्ठभूमि को प्रभावित किया और निर्गुण काव्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। साहित्य के इतिहास में इन सब का बहुत ही संक्षिप्त और विवादास्पद विवरण प्राप्त होता है। इस पर गंभीर शोध होना चाहिए और इनके व्यापक स्वरूप एवं कार्यक्षेत्र को प्रकाश में लाना चाहिए। पांचवी समस्या है प्रक्षिप्त अंशों से संबंधित समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन में विशेष रूप से आदिकालीन और मध्यकालीन रचनाओं के संदर्भ में प्रक्षिप्त अंशों की समस्या एक विकराल समस्या है। जैन और अपभ्रंश काव्यों के साथ वीर गाथा काल के रासो ग्रंथ तथा भक्ति काल के निर्गुण संतों की रचनाएं, जायसी का पद्मावत और सगुण भक्ति के भी कई ग्रंथों में पर्याप्त प्रक्षिप्त अंश मिले हैं। चंदवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो तथा जायसी कृत पद्मावत को लेकर विद्वानों में विवाद होता रहता है। इन ग्रंथों में अनेक स्थलों पर बाद में जोड़े हुए अंश मिलते हैं, जिनके कारण इनके प्रामाणिक पाठ को हम आज तक नहीं पा सके हैं। इस समस्या का समाधान भी
बहुत कुछ व्यापक शोध पर निर्भर है, क्योंकि इतिहासकार इस समस्या को अकेले नहीं सुलझा सकता। आज तक यह प्रमाणित नहीं हुआ कि रासों के कितने सर्ग प्रामाणिक हैं और इनकी प्रामाणिकता का आधार क्या है। छठी समस्या है विभिन्न शोध ग्रंथों के उचित उपयोग की समस्या। हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की एक मुख्य समस्या शोध कार्यों से प्राप्त निष्कर्षों के समावेश की है। इस संबंध में मिश्र बंधुओं द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हस्तलिखित ग्रंथों को भी इतिहास में स्थान मिलना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में, राज पुस्तकालयों में तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। प्रतिवर्ष विश्वविद्यालय में अनेक शोध कार्य संपन्न होते हैं, किंतु इनके निष्कर्षों का लाभ लेखक नहीं उठा पाते। साथ ही लोक साहित्य को भी हिंदी साहित्य में स्थान दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस क्षेत्र में पर्याप्त कार्य हुए हैं और बहुत सी प्रकाशित अप्रकाशित सामग्री सामने आ चुकी है। साहित्य इतिहास का लेखन करते समय इस सामग्री को हमें चुनना चाहिए। हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में अब तक बहुत बड़ी संख्या में शोध कार्य हुए हैं। यह कार्य अलग अलग दिशाओं में हुए हैं। अभी तक हिंदी साहित्य में बहुत से शोध कार्य अप्रकाशित हैं। जब तक वे प्रकाशित नहीं होते, हिंदी जगत उनसे अनभिज्ञ रहेगा। कालांतर में वह शोध भी काल कवलित हो जाएगा। आज तक जो भी शोध कार्य हुआ है उसके पुनर्मूल्यांकन की भी आवश्यकता है। इनके विशिष्ट बिंदुओं को हिंदी साहित्य के इतिहास में सम्यक स्थान देने की आवश्यकता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। अतः इतिहास के पुनर्लेखन के समय इस पर पूर्णतया ध्यान देना चाहिए। जब हम पूर्णतया इस पर ध्यान देंगे तभी इतिहास का पुनर्लेखन संभव हो सकेगा। इन समस्याओं को देखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के पुनर्लेखन की महती आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि इन समस्याओं का समाधान हो जाता है तो हिंदी साहित्य शीघ्र ही प्रौढ़ हो सकेगा और अन्य साहित्य के इतिहासों की भांति गरिमामय स्थिति को प्राप्त कर सकेगा। धन्यवाद।